नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना क्लास। आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंतर्गत जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उससे रिलेटेड हम लोग इस टॉपिक को जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वे सभी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है CBT 2 में जो है 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको जीके और जीएस के अंतर्गत पूछे जाएंगे और आपका ग्रुप डी के अंतर्गत जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का। यदि रेलवे का एग्जाम निकालना है तो जीके और जनरल अवेयरनेस को अच्छी तरह से करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए रेलवे ने निश्चित रूप से जो है सिलेबस आपको स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो सारे सिलेबस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक रेलवे के द्वारा सिलेबस में जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में दिया है वह है टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब को हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो हम लोग इसे आज से ही स्टार्ट करेंगे। जनवरी 2021 से लेकर जितने भी अभी तक के करंट अफेयर्स बने हुए हैं वे सभी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ में जो चूँकि रेलवे में देखा गया है कि 1-2 साल पीछे की भी करंट अफेयर्स पूछते हैं जो कि आज से रिलेट करके वे लोग पूछते हैं। तो हम लोग 2020 और 2019 के भी करंट अफेयर्स जो कि पूछे जा सकते हैं उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उसे हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, जितने भी अभी आरआरबी एनटीपीसी में एग्जाम हुए हैं लगभग 133 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। तो उन सभी एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं वो सभी करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इशू हो सकते हैं उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो प्रीवियस करंट अफेयर्स उससे हो जाएगा और साथ साथ में हम लोग 2021 का पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पे हम लोग करेंगे जो कि आज ही से क्लास जस्ट सिलेबस डिस्कस करने के बाद में हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं। जो दूसरा टॉपिक है वह है हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसका जो है करंट अफेयर से रिलेट करके ही पूछता है। जो अभी गेम के अंतर्गत जो भी खिलाड़ी नाम में आए हैं उनका पूछ देता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या कभी कभी ये पूछ देता है कि वो लोग कौन सा पदक जीते हैं, कौन गोल्ड मेडल जीता है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन गेम से पूछ सकता है। तो ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेट करके पूछता है। फिर भी इस सेक्शन को जितने भी गेम होते हैं उसके बारे में एक सेपरेट सेक्शन लेके एक क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे। तो ये एक क्लास में हो जाएगा और इसका जो करंट सेक्शन है वो हम लोग करंट अफेयर्स में कंप्लीट कर लेंगे। जो स्टैटिक सेक्शन है उसे हम लोग एक दिन में इसे कंप्लीट कर लेंगे, एक क्लास लेकर गेम्स एंड स्पोर्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तीसरा नंबर टॉपिक जो है हमारा वह है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यानी कि कला और संस्कृति, भारत की कला और संस्कृति। इसका अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग एक सेपरेट सेक्शन में लेके कम से कम 5 से 7 क्लास में जब हम लोग स्टैटिक पोर्शन करेंगे ना, उसी के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर के जितने भी टॉपिक बनते हैं उस टॉपिक को वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी देख लेंगे। इस तरह से हम लोग आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में इंडियन लिटरेचर, भारतीय भाषा, इंडियन लिटरेचर जो चौथा टॉपिक है ये तो एक दिन का टॉपिक है। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग कभी भी 15-20 मिनट का एक टॉपिक है, इसे जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि पॉलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इंडियन लिटरेचर को हम लोग निश्चित रूप से पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय भाषा को पढ़ेंगे। हालांकि पॉलिटी के अंतर्गत इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक सेपरेट क्वेश्चन में करके उसका थ्योरी प्लस करंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। इस तरह से इंडियन लिटरेचर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 5वां नंबर टॉपिक मोनूमेंट एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी हमारे भारत के जितने भी प्लेस मतलब स्थान है और मोनूमेंट मतलब कि जितने भी आपका महल ये सब है तो वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं CBT 1 में, तो CBT 2 और ग्रुप डी में भी पूछने के काफ़ी चांसेज है। तो इसे हम लोग सेपरेट सेक्शन लेकर कम से कम 2 क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। हालांकि क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन कर लेंगे। साथ साथ में इसके जितने भी थ्योरी बन सकते हैं वे सभी हम लोग यहाँ पे करके कंप्लीट कर देंगे। 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 6ठा नंबर टॉपिक है जनरल साइंस एंड लाइफ साइंसेज अप टू 10th CBSE, यानी कि आपको 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां के साइंस को हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो इस साइंस को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने आज से ही क्लास करंट अफेयर्स के बाद में जस्ट हम लोग साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइंस में क्या करेंगे कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं
सबसे पहले टॉपिक वाइज इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और साथ साथ में हम लोग थ्योरी पोर्शन को भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से साइंस का पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आज से ही हमारा शुरू हो रहा है साइंस का क्लास। 7वां नंबर टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संघर्ष। इसको हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 और महात्मा गांधी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ वचन नारे जो होते हैं, यानी कि जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग अच्छे से करेंगे और सभी हिस्ट्री ऑफ इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल को भी यहाँ पे हम लोग करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 8वां नंबर टॉपिक है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, जो कि भारत का भूगोल होगा और विश्व का भूगोल होगा, इसे हम लोगों को पढ़ना है। तो ज्योग्राफी को हम लोग अलग से सेपरेट करके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ साथ में थ्योरी को भी यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। 9वां नंबर टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संघ सरकार, संविधान और राजनीति व्यवस्था को हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। यानी कि कुल मिलाकर हम लोगों को राजनीति विज्ञान को यहाँ पे पढ़ना है। तो हम लोग निश्चित रूप से इसको पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इसरो, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं CBT 1 में। हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निश्चित रूप से इसे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें इसरो है और इसरो के अंतर्गत जितने भी मतलब कि प्रोग्राम हुए हैं वे सभी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में स्पेस रिलेटेड, यानी कि इसरो से मैंने बोल ही दिया, और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भी भारत में हो रहा है, ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग करने की कोशिश करेंगे और इसके क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है UN एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन देखे गए हैं। तो इसके रिलेटेड जितने भी थ्योरी बन सकते हैं, जितने भी UN एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लेंगे। मतलब ये सभी अलग से टॉपिक होगा। 12 नंबर टॉपिक है इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो इन्वायरमेंटल साइंस को हम लोग निश्चित रूप से पढ़ेंगे, अलग टॉपिक लेकर पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी करेंगे, क्योंकि इससे 3, कभी कभी 1, 2, 3 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, यानी कि कंप्यूटर अवेयरनेस के बेसिक्स को हम लोग को पढ़ना है। तो इसे हम लोग अलग सेपरेट टॉपिक लेके ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है CBT 2 एग्जाम के लिए और ग्रुप D एग्जाम के लिए, चूँकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रखेगा आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। हम लोग कोई भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज से हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, सबको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और यहाँ पे क्लासेज एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से किया जाएगा। आपको इतना पढ़ने के बाद में फिर कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगा, इतना से आप लोगों को हो जाएगा। एक वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार देखिए, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर टॉपिक है कॉमन एब्रिविएशंस, यानी कि कुछ कॉमन एब्रिविएशंस है जो कि आपको पूछे जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि पूछ सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, या पूछ सकता है कि आपका कोई कुछ भी चीज़ का फॉर्म पूछ सकता है, फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी जो कॉमन एब्रिविएशंस होता है उसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इन इंडिया। ये तो हम लोग ज्योग्राफी जब हम लोग करेंगे वहीं पे हम लोग कर लेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको सेपरेट एक वीडियो में लाकर मैं इसे करा दूंगा, या सेपरेट इसकी टॉपिक को भी मैं करा दूंगा, क्योंकि अलग इस टॉपिक को लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं, 1 से 2। तो इंडियन इकोनॉमी को भी हम लोग यहाँ पे सेपरेट रूप से थ्योरी के साथ, चूँकि इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो थ्योरी के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है 17 नंबर टॉपिक है फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। जितने भी हमारे फेमस पर्सनालिटीज हैं, जैसे महात्मा गांधी हुए, आपको नेशनल मंडेला हुए विश्व के अंतर्गत, उसके बाद में बराक ओबामा हुए, इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, जयप्रकाश नारायण हुए। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक सेपरेट अध्ययन करेंगे। हालांकि इस सारे क्वेश्चन जो है, सारे टॉपिक जो है हम लोग हिस्ट्री में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हालांकि इस टॉपिक को अलग से भी हम लोग उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे।
उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, मीन्स जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स तो निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं और 50 क्वेश्चन पूछना है तो 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम से, तो हम लोग इसे करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया के फ्लोरा एंड फौना है, प्रजातियाँ जो होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 20 नंबर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जितने भी भारत सरकार के और पब्लिक सेक्टर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है उससे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। हालांकि इसे हम लोग इकोनॉमिक में भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से हमारा ये टॉपिक है। इस फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है इसे हम लोग करंट अफेयर्स में भी देखेंगे, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो हम लोग करंट अफेयर्स में तो देखेंगे ही देखेंगे, हालांकि अलग से ही इसे हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से इतने 20 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो 20 टॉपिक में से आज हम लोग 2 टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स, चूँकि करंट अफेयर्स से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मिनिमम। 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन यदि पूछा जा रहा है एक ही टॉपिक से, श्योर है उसे हम लोग कर सकते हैं। तो इससे हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से डेली वाइज करेंगे। साथ साथ में आज ही हम लोग आपको शुरू कर रहे हैं साइंस, चूँकि साइंस के क्वेश्चन ग्रुप डी में 20 से 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे और साथ साथ में एनटीपीसी में 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। तो जहां से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस के, तो उसे हम लोगों को अच्छे तरीक़े से करना ही पड़ेगा। तो आज से हम लोग करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के बाद में साइंस का जो है क्लास आएगा। तो आप आइए देखिए, करंट अफेयर्स आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन हमारा यही 2 टॉपिक से हो जाएगा। तो इसीलिए ये 2 टॉपिक को सबसे पहले स्टार्ट किए हैं और सब जितने टॉपिक है सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और सारे क्लासेज यहाँ पे होंगे। जनरल अवेयरनेस, साइंस और आपका रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अब की बार रेलवे पाथ, जितने भी रेलवे एस्पिरेंट हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी को एग्जाम को भरे हैं, सीबीटी 2 की तैयारी में लगे हुए हैं, वे लोग आ जाइए। करंट अफेयर्स आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट होगा वह आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग जनवरी 2021 से शुरू कर रहे हैं। हालांकि 19-20 के भी करंट अफेयर्स आज से रिलेट करके पूछ सकता है, तो उसको हम लोग सेपरेट करके अलग वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज से हम लोग जनवरी 2021 का करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। यह हमारा पार्ट 1 होगा। इसके अंतर्गत हम लोग 1 और 2 जनवरी 2021 के अंतर्गत जितने करंट अफेयर्स बन सकते थे उसे हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो आपके सामने ये करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आ गया है। आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2020 को CCEA ने 1G इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए देश में इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक संशोधित योजना को मंजूरी दी थी, जिसका उपयोग किस में किया जाएगा यह आपको बताना है। 1 दिसंबर 2020 को CCEA ने 1G इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए देश में इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक संशोधित योजना की मंजूरी दी थी, जिसका उपयोग किस में किया जाएगा यह आपको बताना है। एक ऑप्शन है पेंट और वार्निश में, दूसरा ऑप्शन है मादक पेय में, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोकेमिकल उत्पाद में, चौथा ऑप्शन है सौंदर्य उत्पादों में और पांचवा ऑप्शन है चीनी का उत्पादन में। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि 1 दिसंबर 2020 को CCEA ने 1G इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए देश में इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक संशोधित योजना को मंजूरी दी थी, जिसका उपयोग किस में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोकेमिकल उत्पाद। पेट्रोकेमिकल उत्पाद में इसका उपयोग किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी भारतीय मिसाइल मित्रवत विदेशी देशों को निर्यात बिक्री के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिसंबर 2020 को मंजूरी मिली, यह आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। हाल ही में कौन सी भारतीय मिसाइल मित्रवत विदेशी देशों को निर्यात बिक्री के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिसंबर 2020 को मंजूरी मिली है। पहला ऑप्शन है हेलिना, दूसरा ऑप्शन है नाग, तीसरा ऑप्शन है अमोघा, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी और पांचवा ऑप्शन है आकाश। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि हाल ही में कौन सा भारतीय मिसाइल मित्रवत विदेशी देशों
को निर्यात बिक्री के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिसंबर 2020 को मंजूरी मिली है। पांचों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 5 यानी कि आकाश। आकाश वह मिसाइल है जिसको आपको मंत्रिमंडल दिसंबर 2020 को मंजूरी मिली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है 3 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भागीदारी के माध्यम से भारत के वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 3 भारतीय मिशन कहाँ स्थापित किए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है कोलंबिया, कोस्टा रिका एंड एस्टोनिया। दूसरा ऑप्शन है एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य। तीसरा ऑप्शन है कोलंबिया, कोस्टा रिका और अर्जेंटीना। चौथा ऑप्शन है एस्टोनिया, पैराग्वे और कोलंबिया। पांचवा ऑप्शन है डोमिनिकन गणराज्य, पेरू और लिथुआनिया। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि 3 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भागीदारी के माध्यम से भारत के वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 3 भारतीय मिशन कहाँ स्थापित किए जाएंगे। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 यानी कि एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनियन गणराज्य में जो है यह भारतीय मिशन स्थापित किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, जिसमें दिसंबर 2020 को कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा द्वारा एक नए भवन परिसर का उद्घाटन किया गया था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। उस समय जो कर्नाटक के जो सीएम थे वे सीएम येदियुरप्पा जी थे, अभी चेंज हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में यदि आप उसका नाम जानते हैं तो उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। हालांकि इसका आंसर बताइए क्या होगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बेलगाम में, दूसरा ऑप्शन है हुबली में, तीसरा ऑप्शन है मैसूर में, चौथा ऑप्शन है मैंगलोर में और पांचवा ऑप्शन है आपका बेंगलोर में। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 5 यानी कि बेंगलोर में। श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी स्वयं की फसल राहत योजना किसान फसल राहत योजना शुरू की है, जो केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पांचों ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है झारखंड और पांचवा ऑप्शन है महाराष्ट्र। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। किस राज्य ने अपनी स्वयं की फसल राहत योजना किसान फसल राहत योजना शुरू की है, जो केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। चारों ऑप्शन में से पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 यानी कि झारखंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है किस संगठन ने 2019-2020 में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट जारी की, जिसमें बैंकिंग और संबद्ध क्षेत्रों के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है क्रिसिल, दूसरा ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, तीसरा ऑप्शन है विश्व बैंक, चौथा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक और पांचवा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। किस संगठन ने 2019-2020 में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट जारी की, जिसमें बैंकिंग और संबद्ध क्षेत्रों के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है दिसंबर 2020 तक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का एकमात्र अधिकृत बैंक कौन सा था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, चौथा ऑप्शन है नाबार्ड और पांचवा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि दिसंबर 2020 तक इलेक्टोरल बॉन्ड
जारी करने वाला भारत का एकमात्र अधिकृत बैंक कौन सा था? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक और चौथा ऑप्शन है नाबार्ड और पांचवा ऑप्शन है आपका पंजाब नेशनल बैंक। यानी कि पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने सहित 7 एशियाई देशों के साथ दिसंबर 2020 को समुद्री खोज और बचाव अर्थात MSAR संचालन में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। निम्न में से कौन सा देश इस समूह से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 7 एशियाई देशों में से ये कौन सा देश जो है जो कि मतलब कि इस समूह का सदस्य नहीं है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया और पांचवा ऑप्शन है फिलीपींस। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सहित 7 एशियाई देशों के साथ दिसंबर 2020 को समुद्री खोज और बचाव संचालन में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से कौन सा देश इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 यानी कि दक्षिण कोरिया जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इस समूह में 7 एशियाई देश कौन कौन से हैं जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि आईसीजी से संबंधित है? तो वे देश हैं जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और वियतनाम। इसके साथ आपको समझौता ज्ञापन के साथ हस्ताक्षर किए थे। इसमें जो है दक्षिण कोरिया संबंधित नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारत सरकार के साथ किस देश का MOU मंजूर हुआ? ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है भूटान और पांचवा ऑप्शन है चीन। पांचों ऑप्शन में से क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारत सरकार के साथ किस देश का MOU मंजूर हुआ? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा? नेपाल, जापान, श्रीलंका, भूटान, चीन। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 यानी कि भूटान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ दिसंबर 2020 तक दिल्ली के स्कूलों को सोलराइज करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है हीरो फ्यूचर एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है मेनफ्रेम एनर्जी सॉल्यूशंस, तीसरा ऑप्शन है ओकरिज एनर्जी, चौथा ऑप्शन है वर्चुअर्स एनर्जी और पांचवा ऑप्शन है वॉक्स एनर्जी। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि किस संगठन ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ दिसंबर 2020 तक दिल्ली के स्कूलों को सोलराइज करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 यानी कि ओकरिज एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC से अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष का विस्तार किसे मिला? एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आशुतोष शर्मा, दूसरा ऑप्शन है दुर्गा शंकर मिश्रा, तीसरा ऑप्शन है AK किरण कुमार, चौथा ऑप्शन है K शिवन और पांचवा ऑप्शन है अजय कुमार। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। दिसंबर 2020 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने से अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष का विस्तार किसे मिला है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। NTPC में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 8 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आशुतोष शर्मा, दुर्गा शंकर मिश्रा, AK किरण कुमार, K शिवन, अजय कुमार। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 यानी कि K शिवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है, किस राज्य के लिए IAS अधिकारी P रवि कुमार को दिसंबर 2020 को नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है असम, पांचवा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा।
चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा? क्वेश्चन है, किस राज्य के लिए आईएएस अधिकारी पी रवि कुमार को दिसंबर 2020 को नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 यानी कि कर्नाटक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित वार्षिक संगीत समारोह तानसेन संगीत समारोह के 96वें संस्करण के अवसर पर तानसेन सम्मान 2020 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? यानी कि आपको बताना है कि तानसेन सम्मान 2020 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है सिद्धेश्वरी देवी, दूसरा ऑप्शन है गायत्री अशोकन, तीसरा ऑप्शन है शिव कुमार शर्मा, चौथा ऑप्शन है पंडित सतीश व्यास और पांचवा ऑप्शन है राहुल शर्मा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित वार्षिक संगीत समारोह तानसेन संगीत समारोह के 96वें संस्करण के अवसर पर तानसेन सम्मान 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 यानी कि पंडित सतीश व्यास जी को तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है, किस पोर्टल ने 6वें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 में महामारी में नवाचार श्रेणी के तहत प्लेटिनियम आइकॉन पुरस्कार जीता है, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किया गया है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है ई संजीवनी, दूसरा ऑप्शन है ई कमिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है आरोग्य सेतु, चौथा ऑप्शन है आपदा संपूर्ति पोर्टल। चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। किस पोर्टल ने 6वें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 में महामारी में नवाचार श्रेणी के अंतर्गत प्लेटिनियम आइकॉन पुरस्कार जीता है, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 यानी कि ई संजीवनी। ई संजीवनी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे। एक बार अवार्ड को मैं बता दे रहा हूँ। महामारी में नवाचार के अंतर्गत जो है प्लेटिनियम आइकॉन अवार्ड जो दिया गया था ई संजीवनी को दिया गया था। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सर्विस इसके अंतर्गत आता है, इसे दिया गया था। गोल्ड आइकॉन अवार्ड जो है महामारी में नवाचार के अंतर्गत कोविड-19 नमूना संग्रह प्रबंधन प्रणाली को दिया गया था। सिल्वर आइकॉन अवार्ड जो है महामारी में नवाचार, इसके अंतर्गत आपदा संपूर्ति पोर्टल बिहार को दिया गया। प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल मध्य प्रदेश को दिया गया। उसके अंतर्गत जो दूसरा वर्ग था उसके अंतर्गत डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता मंत्रालय विभाग केंद्रीय, इसके अंतर्गत जो है आपका प्लेटिनियम अवार्ड ई कॉमर्स भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्याय विभाग को दिया गया। गोल्ड आइकॉन जो है डाक विभाग को दिया गया और सिल्वर आइकॉन जो है उर्वरक विभाग भूमि संसाधन विभाग को दिया गया। उसके बाद में अगला श्रेणी आता है डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत जो है प्लेटिनियम आइकॉन अवार्ड जो है हरियाणा को दिया गया। गोल्ड आइकॉन अवार्ड जो है तमिलनाडु को दिया गया। सिल्वर आइकॉन अवार्ड जो है उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल को दिया गया। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वह है डिजिटल गवर्नेंस जिले में उत्कृष्टता, इसके अंतर्गत प्लेटिनियम अवार्ड जो है खरगोन मध्य प्रदेश को दिया गया है। गोल्ड आइकॉन चांगलांग अरुणाचल प्रदेश को दिया गया और सिल्वर आइकॉन जो है कम्मारेड्डी तेलंगाना को दिया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी आता है ओपन डेटा चैंपियन, इसके अंतर्गत प्लेटिनियम आइकॉन जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को दिया गया। गोल्ड आइकॉन जो है ICAR में अनुसंधान डेटा प्रबंधन को दिया गया है और सिल्वर आइकॉन के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम FCI माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है आपका अनुकरणीय उत्पाद, इसके अंतर्गत प्लेटिनियम आइकॉन जो है दिया गया है पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम PCSIX राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो को दिया गया है। गोल्ड आइकॉन जो दिया गया है सर्विस प्लस को दिया गया है और सिल्वर आइकॉन जो है एकीकृत मंदिर प्रबंधन सिस्टम ITMS को दिया गया है। उसके बाद में जूरी चॉइस अवार्ड जो है आरोग्य सेतु ऐप ऑफिस को दिया गया है। इस तरह से ये सारे जो है अवार्ड दिए गए हैं। एक बार इसे केवल आप लोग एक बार मेमोराइज करने के लिए नहीं, एक बार केवल आप लोग 2 से 3 बार इसको केवल सुन लीजिएगा, तो निश्चित रूप से यदि क्वेश्चन बाई चांस यदि पूछे जाते हैं तो आप उसे करने के योग्य रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि दिसंबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS के रूप में मान्यता प्राप्त 4 एशियाई चाय खेती
साइटों में से कौन नहीं थी, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है पारंपरिक हाडोंग चाय कृषि प्रणाली दक्षिण कोरिया। दूसरा ऑप्शन है पारंपरिक चाय और घास एकीकृत प्रणाली जापान। तीसरा ऑप्शन है ग्लोबर्न टी एस्टेट भारत। चौथा ऑप्शन है फूजी जैस्मिन और चाय कृषि प्रणाली चीन। पांचवा ऑप्शन है पुएर पारंपरिक चाय कृषि प्रणाली चीन। यानी कि पांचों ऑप्शन में से चार ऑप्शन जो है वे इसके अंतर्गत साइट के अंतर्गत थे, लेकिन एक ऑप्शन नहीं है, वहीं आपको बताना है कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, यानी कि विकल्प नंबर 3, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लेनबर्न टी एस्टेट भारत। ये जो था इसके अंतर्गत शामिल नहीं था। तो कौन कौन शामिल था? पहला जो था वह पुएर पारंपरिक चाय एग्रो सिस्टम जो कि चीन में स्थित है, यह शामिल था। फूजी जैस्मिन और चाय संस्कृति प्रणाली जो कि चीन में स्थित है, यह भी शामिल था। उसके बाद में शिजुओका में पारंपरिक चाय घास एकीकृत प्रणाली जो कि जापान में स्थित है, यह भी शामिल था। और पांचवा है आपका हेवेज मेयोन में पारंपरिक हाडोंग टी एग्रो सिस्टम जो कि दक्षिण कोरिया में स्थित है, यह भी इसके अंतर्गत शामिल था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET द्वारा प्रस्तुत 2020 का प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार किसे मिला है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। पहला ऑप्शन है विनोद कुमार यादव। दूसरा ऑप्शन है प्रभाकर सिंह। तीसरा ऑप्शन है के सिवन। तीनों ऑप्शन में से क्या सही होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET द्वारा प्रस्तुत 2020 का प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, यानी कि विनोद कुमार यादव जी को इसका पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन है 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करने वाले 34वें प्रगति की अध्यक्षता किसने की है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। दूसरा ऑप्शन है अमित शाह। तीसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह। चौथा ऑप्शन है निर्मला सीतारमन। और पांचवा ऑप्शन है अजित डोभाल। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करने वाले 34वें प्रगति की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, यानी कि नरेंद्र मोदी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 को किस बीमा कंपनी ने IDBI बैंक से IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि IFLI की 23% हिस्सेदारी खरीदी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पांचों ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है अपोलो म्यूनिक स्वास्थ्य बीमा। दूसरा ऑप्शन है एजेज इंश्योरेंस इंटरनेशनल NV। तीसरा ऑप्शन है एको जनरल इंश्योरेंस। चौथा ऑप्शन है एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस। और पांचवा ऑप्शन है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि दिसंबर 2020 को किस बीमा कंपनी ने IDBI बैंक से IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IFLI की 23% हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यानी कि एजेज इंश्योरेंस इंटरनेशनल NV। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है दिसंबर 2020 को मुकुंद सुमी स्पेशल स्टील लिमिटेड यानी कि MSSSL के 51% शेयर हासिल करने के लिए किस कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI से मंजूरी मिली है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है जमनलाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि JSPL। दूसरा ऑप्शन है JP मॉर्गन एंड कंपनी। तीसरा ऑप्शन है VSF मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड। चौथा ऑप्शन है मॉर्गन स्टैनली वेल्थ मैनेजमेंट। और पांचवा ऑप्शन है UBS वेल्थ मैनेजमेंट। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। दिसंबर 2020 को मुकुंद सुमी स्पेशल स्टील लिमिटेड के 51% शेयर हासिल करने के लिए किस कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, यानी कि जमनलाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि JSPL। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट। बीस नंबर क्वेश्चन आपके पास में, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया है।
क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। इसका जमनलाल सन प्राइवेट लिमिटेड, इसका हम लोग देख लिया है। 20 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन है डीआरडीओ के साथ किस संगठन ने दिसंबर 2020 को सहायक एनजी भारत के पहले स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का पहला परीक्षण किया है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, दूसरा ऑप्शन है इंडियन कोस्ट गार्ड, तीसरा ऑप्शन है इसरो, चौथा ऑप्शन है भारतीय सेना और पांचवा ऑप्शन भी भारतीय नौसेना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि डीआरडीओ के साथ किस संगठन ने दिसंबर 2020 को सहायक एनजी भारत के पहले स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का पहला परीक्षण किया है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा चारों ऑप्शन में से। तो इस पांचों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 5 यानी कि भारतीय नौसेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कौन सी इकाई कलाम 5 नाम से एक पूर्ण ठोस ईंधन वाले रॉकेट चरण की रचना, विकास और परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पांचों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन है बोइंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है लॉकहीड मार्टिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और पांचवा ऑप्शन है एयरनेट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। कौन सी इकाई कलाम 5 नाम से एक पूर्ण ठोस ईंधन वाले रॉकेट चरण की रचना, विकास और परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 यानी कि स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है दिसंबर 2020 को भारतीय सेना के लिए 10 मीटर की छोटी विस्तार के पुलों के 3 समूह को किस संगठन ने विकसित और निर्मित किया है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, दूसरा ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल, तीसरा ऑप्शन है लॉर्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड, चौथा ऑप्शन है ये दोनों 1 और 2 और पांचवा ऑप्शन है 1 और 3। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा। दिसंबर 2020 को भारतीय सेना के लिए 10 मीटर की छोटी विस्तार के पुलों के 3 समूहों को किस संगठन ने विकसित और निर्मित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 5 यानी कि 1 और 3 यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा लॉर्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड मिलकर ने यह काम किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन है किस भारतीय बॉक्सर को हाल ही में दिसंबर 2020 को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। पहला ऑप्शन है विजेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है निशु, तीसरा ऑप्शन है मंजू रानी, चौथा ऑप्शन है मनीष कौशिक और पांचवा ऑप्शन है निकहत जरीन। कमेंट बॉक्स में इसका बताइए क्या आंसर होगा। किस भारतीय बॉक्सर को हाल ही में दिसंबर 2020 को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 यानी कि निशु को जो है एंटी डोपिंग टेस्ट के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है सबरीमाला विज्ञान कोशम पुस्तक के लेखक कौन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद खान, दूसरा ऑप्शन है KS विजयनाथ, तीसरा ऑप्शन है पिनायरी विजयन, चौथा ऑप्शन है S श्रीजीत और पांचवा ऑप्शन है OV विजयन। चारों ऑप्शन में से पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि सबरीमाला विज्ञान कोशम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 यानी कि KS विजयनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है स्वर्गीय जॉन फुलटन ने किस देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के रूप में खेला है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। इनका हाल ही में निधन हुआ है। स्वर्गीय जॉन फुलटन ने किस देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के रूप में खेला। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, पांचवा ऑप्शन है वेस्ट इंडीज। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा आपको बताना है। स्वर्गीय जॉन फुलटन किस देश के कैप्टन के रूप में खेले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 यानी कि न्यूजीलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय द्वारा दुनिया भर में भारतीय प्रवासी को जोड़ने में एक अंतर फलक के रूप में कार्य करने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। यह आप बताइए कमेंट बॉक्स में, चूंकि ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है पासपोर्ट इंडिया पोर्टल, दूसरा ऑप्शन है आपका मदद
पोर्टल, तीसरा ऑप्शन है प्रवासी रिश्ता पोर्टल और चौथा ऑप्शन है OCI पोर्टल। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। विदेशी मंत्रालय द्वारा दुनिया भर में भारतीय प्रवासी को जोड़ने में एक अंतरफलक के रूप में कार्य करने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 यानी कि प्रवासी रिश्ता पोर्टल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जो दिसंबर 2020 को लोगों को राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है TSAT, दूसरा ऑप्शन है मेघदूत, तीसरा ऑप्शन है DG नेस्ट, चौथा ऑप्शन है संयोजन, पांचवा ऑप्शन है DG लॉकर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा। पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जो दिसंबर 2020 को लोगों को राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 यानी कि DG नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टैटिक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डेली करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग 5 स्टैटिक क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि करंट अफेयर से ही रिलेटेड होगा, लेकिन वह स्टैटिक होगा। पहला क्वेश्चन है, ज्वाइट रॉकी वी हनी किस राज्य का एक जनजातीय उत्पाद है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। ज्वाइट रॉक बी हनी किस राज्य का एक जनजातीय उत्पाद है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है आपका असम, चौथा ऑप्शन है झारखंड और पांचवा ऑप्शन है तमिलनाडु। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्वाइट रॉक बी हनी किस राज्य का एक जनजातीय उत्पाद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 5 यानी कि तमिलनाडु। कमेंट बॉक्स में हम लोगों ने आंसर देख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट ओलंपिक खेलों का 2028 संस्करण कहाँ पर निर्धारित किया गया है, यह आपको बताना है। यानी कि ओलंपिक खेलों 2028 का कहाँ पे होगा यह आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है UAE, तीसरा ऑप्शन है आपका USA, चौथा ऑप्शन है रूस और पांचवा ऑप्शन है बेल्जियम। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स ओलंपिक खेलों का 2028 संस्करण कहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 यानी कि USA में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक भारतीय तटरक्षक के वर्तमान महानिदेशक कौन थे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, बताइए क्या होगा। दिसंबर 2020 तक भारतीय तटरक्षक के वर्तमान महानिदेशक कौन थे। पहला ऑप्शन है करमबीर सिंह, दूसरा ऑप्शन है बिपिन रावत, तीसरा ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवणे, चौथा ऑप्शन है कृष्ण स्वामी नटराजन, पांचवा ऑप्शन है राकेश अस्थाना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। दिसंबर 2020 तक भारतीय तटरक्षक के वर्तमान महानिदेशक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 यानी कि कृष्ण स्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है KP शर्मा ओली, दूसरा ऑप्शन है गोताबाया राजपक्षे, तीसरा ऑप्शन है लोटे शेरिंग और चौथा ऑप्शन है विन माइंट, पांचवा ऑप्शन है शेरिंग टोगबे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 यानी कि लोटे शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क USA, दूसरा ऑप्शन है रोम इटली, तीसरा ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, चौथा ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, पांचवा ऑप्शन है मनीला फिलीपींस। पांचों ऑप्शन में से क्या सही होगा इसका आप बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 यानी कि रोम इटली। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय जो है वह रोम इटली में है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया। ये हमारा जनवरी का पहला पार्ट है। इसके अंतर्गत कम से कम हम लोग जनवरी में जितने भी पार्ट बन सकते हैं क्वेश्चन, कम से कम हम लोग जनवरी में लगभग 800 प्लस क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से हर एक मंथ में करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम लोग 800 से 900 में हर एक मंथ से कंप्लीट कर लेंगे। आप इसे एक बार देख लीजिए, 1 से 2 से 3 बार आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। खासकर रेलवे NTPC ग्रुप D में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद में जो हमारा अगला क्लास आज का आने वाला है वह आपका साइंस का आने वाला है। चूँकि हम लोग आने वाले टाइम में अभी 2 ही क्लास को शुरुआत कर रहे हैं, एक साइंस का और एक करेंट अफेयर्स का। ये हमारा कम से कम 20 नंबर प्लस हमारा कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ में हम लोग आगे आने वाले समय में और भी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सबको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।